हेलो गाइज, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय न्यू वीडियो। गाइज, आज की वीडियो हम समझेंगे टीडीएस के बारे में। गाइज, आज की वीडियो हम पूरा टीडीएस का बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करेंगे कि टीडीएस क्या होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, मींस कौन डिडक्ट करेगा, कौन डिडक्टर होता है, कौन डिडक्टी होता है, कौन पेयर होता है, कौन पेई होता है, डिडक्टर को कब डिडक्ट करना पड़ता है और गवर्नमेंट कैसे जमा कराना पड़ता है, वो सभी प्रोसेस को हम डिटेल में समझेंगे। इवन हम ये भी देखेंगे टीडीएस कब डिडक्ट करना पड़ता है, कि डिडक्टर की कब लाइबिलिटी आती है कि उसे टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराना है। अगर उसने डिडक्ट नहीं किया तो उस केस में कितनी पेनल्टी लगेगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद उस जो डिडक्टर है उसको टीडीएस रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, तो क्या ड्यू डेट्स होती हैं जिसमें टीडीएस रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, और अगर उसने फाइल नहीं की तो उस केस में कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। उसके बाद हम समझेंगे कि टीडीएस रिटर्न फाइल करने के कितने तरह के फॉर्म्स होते हैं और उनकी क्या क्या ड्यू डेट्स होती है गाइस, वो सभी हम डिटेल में समझेंगे। उसके बाद फाइनली हम समझेंगे कि जो टैक्स पेयर है जिसका टैक्स टीडीएस डिडक्ट किया, उसको जो टीडीएस फॉर्म इशू होता है वो कब कब होता है, किस ड्यू डेट्स में होता है गाइस। तो ये जो वीडियो है गाइस, इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे केवल बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में गाइस। ये वीडियो जो है नॉन कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला, क्योंकि मैंने इसमें पूरा डिटेल में डिस्कशन किया है, बेसिक से लेकर जीरो लेवल से मैंने इसको सारी चीजों को कवर किया है गाइस, और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है गाइस। आज की वीडियो हम बेसिक समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम किस किस सेक्शन कितना कितना टीडीएस करता है, कब करता है, किसको काटना चाहिए, वो डिस्कस करेंगे। और फाइनली हम डिस्कस करेंगे थर्ड वीडियो में कि रिटर्न कब फाइल करनी चाहिए, कैसे फाइल करते हो आप। अगर आपका सॉफ्टवेयर नहीं है थर्ड पार्टी, तब भी आप इस रिटर्न को कैसे फाइल कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो गाइस, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन क्लिक कर दो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, पहले हम समझते हैं टैक्सेस कितने प्रकार के होते हैं, इंडिया में कितने तरह के टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं गाइस। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। गाइस, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो जिसके ऊपर लायबिलिटी होती है वो डायरेक्टली डिपॉजिट करा देता है। लाइक हम लोग एज अ सैलरीड एम्प्लॉई, अगर जो हमें टीडीएस कोई जमा कराना है या फिर हमें कोई एडवांस टैक्स पे करना है या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना है, तो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को डायरेक्टली अपने पोर्टल पे जाके लॉग इन करके उसे पे कर देते हैं। तो गाइस, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। इसी तरह गिफ्ट टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स में आता है, कंपनीज को जो टैक्स पे करना पड़ता है वो भी डायरेक्ट टैक्स के अंदर कवर होता है गाइस। तो वो तो जनरली डायरेक्ट टैक्स, तो टीडीएस भी जो होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स के अंदर कवर होता है गाइस। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो गाइस, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो पेयर होता है और जो डिपॉजिटर वो डिफरेंट पार्टीज होती है। फॉर एग्जांपल, आपने कुछ भी गुड परचेज किया तो उस पर जो जीएसटी एप्लीकेबल होती है, तो जो भी जहां से आपने परचेज किया वो आप जीएसटी रिकवर करेगा और वो गवर्नमेंट को जमा कराएगा। तो इसमें मीडिएटर के थ्रू टैक्स जमा होता है गवर्नमेंट को गाइस। इसी तरह एक्साइज ड्यूटी है, आपके पास वैट एप्लीकेबल था गाइस, पहले सीएसटी एप्लीकेबल था, तो वो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं गाइस। तो ये 2 तरह के टैक्सेस इंडिया में एप्लीकेबल होते हैं गाइस। पहले हम समझते हैं टीडीएस क्या होता है। टीडीएस मींस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ये कब कलेक्ट किया जाता है गाइस, जब भी आपको कोई भी इनकम हो रही है, चाहे वो सैलरी से हो रही है या रेंट से हो रही है, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करने से हो रही है, या फिर डिविडेंड से हो रही है, या फिर कमीशन से हो रही है, मतलब किसी भी मोड से कोई भी इनकम हो रही हो, अगर वो इनकम टैक्स में स्पेसिफाई है कि उस पर टीडीएस डिडक्ट होना है तो उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा गाइस। और कौन डिडक्ट करेगा, तो वो पेयर जो भी उसको पे कर रहा है, मतलब जो भी पेमेंट करने वाला, मींस सैलरी केस में आपका एम्प्लॉयर आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा, अगर आपको रेंट पे कर रहा है तो टेनेंट आपको टीडीएस डिडक्ट करके पे करेगा। उसकी कुछ लिमिट्स होती है कब टीडीएस डिडक्ट करना होता है। और इसी तरह आपको कंपनी अगर कोई डिविडेंड पे कर रही है तो उस केस में भी जो कंपनी पे करेगी तो उस केस में आपका डिविडेंड पे टैक्स काट के पे करेगी। पर वो कब पे करेगी, जब भी कोई या तो पेमेंट करेगी तब, या फिर आपको ड्यू बेसिस पे आपका टीडीएस डिडक्ट करेगी। तो किसका डिडक्ट होगा, पेयर डिडक्ट करेगा और पेई का टीडीएस डिडक्ट करते हैं और उसको जमा कराएंगे गवर्नमेंट को। तो गाइस, ये सिंपल सी डेफिनेशन थी टीडीएस की, पर ये क्या नॉन कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है, तो इसको मैंने एक सिंपल से एग्जांपल से बनाया गाइस। टीडीएस के प्रोसेस को समझते हैं गाइस। इसमें क्या होता है, 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है गाइस। एक होता है पेयर, मींस जो भी पेमेंट करेगा वो होता है पेयर, और जो जिसको पेमेंट रिसीव हो रही है वो होगा रिसिपिएंट, और थर्ड होती है गाइस हमारी गवर्नमेंट। यहाँ पे जो टीडीएस डिडक्शन की जो लायबिलिटी है गाइस वो पेयर पे है। मींस जब भी पेयर कोई भी पेमेंट करेगा, फॉर एग्जांपल अगर एक एम्प्लॉयर है अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहा है, तो उस केस में जो लायबिलिटी गवर्नमेंट ने डाली हो पेयर के ऊपर, क्योंकि गाइस इतने ज्यादा एम्प्लॉइज को तो गवर्नमेंट ट्रैक नहीं कर सकती है, तो इंडिविजुअल कंपनीज के ऊपर लायबिलिटी डाल देती है कि भाई आप अपने एम्प्लॉइज से टीडीएस डिडक्ट करिए और हमें जमा कराइए। तो ये जो मेन लायबिलिटी डाली गई है गाइस वो पेयर पे डाली गई है। पर वो कब डिडक्ट करेगा गाइस, जब भी वो कोई पेमेंट करेगा अपने रेसिपिएंट को, चाहे वो एम्प्लॉइज हो, चाहे ऑनर हो, टेनेंट हो, या फिर जब भी फॉर एग्जाम्पल टेनेंट था तो ये जब भी रेंट की पेमेंट करेगा ऑनर को तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट करेगा, या फिर कोई डिविडेंड पे करेगी कंपनी तो उस केस में जब भी पेमेंट करेगी तो टीडीएस डिडक्ट करेगा इस। तो क्या होगा, जब भी ये पेयर कोई भी पेमेंट करेगा रेसिपिएंट को, तो उस केस में फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी थी रेसिपिएंट को, और टीडीएस रेट एप्लीकेबल था, जो पेमेंट कर रहा है उसका नेचर उस पर 10% टीडीएस एप्लीकेबल था, तो रेसिपिएंट को यहाँ पे 90,000 की
पेमेंट कर देगा पेयर। 10,000 उन्होंने डिडक्ट किया एज ए टीडीएस, वो गवर्नमेंट को जमा करा देगा, उसकी कुछ ड्यू डेट्स होती है तो उस केस में वो जमा करा देगा। और इसमें भी मल्टीपल कंडीशन, ओरिजिनली वो जब जमा करेगा वो एक 10 नंबर के अगेंस्ट जमा कराएगा और फिर वो फाइनली रिटर्न सबमिट करेगा, उसमें इंडिविजुअल इस रेसिपिएंट का पैन नंबर आएगा इसमें। जैसे वो रिटर्न सबमिट कर देगा तो उस बेसिस पे गवर्नमेंट जो भी उसका रेसिपिएंट का टीडीएस डिडक्ट किया है वो उसके पोर्टल पे उसको विजिबल हो जाएगा। मींस जब भी फॉर एग्जांपल सैलरी केस में जब भी आप आईटीआर फाइल करोगे तो जितना आपके एम्प्लॉयर ने टीडीएस डिडक्ट किया है वो आपके आईटीआर में शो करेगा एज ए टीडीएस डिडक्टेड। गाइस आप समझते हैं कि टीडीएस कब डिडक्ट करना होता है, उसकी क्या ड्यूटीज होती है जिसमें उसे डिपॉजिट करना पड़ता है। कहते हैं जो भी पेयर है उसको टीडीएस मंथली बेसिस पे डिडक्ट करना पड़ेगा। मींस जब भी रेसिपिएंट को कोई भी पेमेंट करेगा तो उसका मंथली टीडीएस डिडक्ट करेगा इसमें। और जो टीडीएस डिडक्ट मींस पेयर को जब टीडीएस डिडक्ट करने के लिए एक 10 नंबर लेना पड़ता है। 10 नंबर मींस टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। 10 नंबर क्या होता है, 10 डिजिट नंबर होता है। इसमें जो फोर्थ अल्फाबेट होता है वो जो पेयर होता है उसका नेम का फर्स्ट लेटर होता है गाइस, बाकी सब उसके रैंडम नंबर होते हैं गाइस, उसमें कोई अलग अलग होते हैं सब चीज, ठीक है। तो जो पेयर है वो मंथली बेसिस टीडीएस डिडक्ट करेगा और उसकी कुछ ड्यू डेट होती है, उसमें उसे जमा कराना पड़ता है। फॉर एग्जांपल उसने अप्रैल में कोई पेमेंट की है रेसिपिएंट को तो उसका टीडीएस डिडक्ट करेगा और उसे 7 मई तक उसे जमा करा देगा। इसी तरह मई में कोई पेमेंट की है रेसिपिएंट को, उसको 7 जून तक उसका टीडीएस डिडक्ट करके जमा कराना पड़ेगा। इस तरह जून की कोई पेमेंट है तो उसका 7 जुलाई तक पेमेंट करके टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, उसे जमा कराना पड़ेगा। तो इसी तरह मींस नेक्स्ट मंथ के 7 तक उसे जमा कराना पड़ेगा। और मार्च मंथ के में अगर आप गवर्नमेंट जो पेई है वो गवर्नमेंट है तो उसे 7 अप्रैल तक ही जमा कराना पड़ेगा, पर नॉन गवर्नमेंट वालों को 30 अप्रैल 2024 तक भी जमा करा सकता है। तो ये बात होगी ड्यू डेट्स की गाइस। अब क्योंकि ये जो पेयर है वो 10 नंबर के अगेंस्ट जमा कराता है तो गाइस फॉर एग्जांपल उसने 50 रेसिपिएंट की कोई टीडीएस डिडक्ट किया है तो उसे कंसोलिडेटेड अमाउंट ही जमा कराएगा गाइस। तो उसके लिए एक चालान जनरेट होगा गाइस, वो केवल 10 नंबर के अगेंस्ट होगा गाइस। फॉर एग्जांपल उसने 50 आदमी को रेंट पे किया था या जो भी 50 जिसको रेंट पेमेंट कर रहा है उसका टीडीएस डिडक्ट किया है वो उसका एक कंसोलिडेटेड अमाउंट जमा कराएगा और उसको यहाँ पे उसके लिए चालान जनरेट हो जाएगा, यूनिक चालान होगा गाइस। उसके बेसिस पे उसे रिटर्न में इंडिविजुअल पैन नंबर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको हम कमिंग स्लाइड्स में समझेंगे गाइस। गाइस अगर ये जो पेयर है इसने कोई भी डिफॉल्ट की या तो उसने डिडक्ट ही नहीं किया, डिडक्ट किया गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया टीडीएस, तो उस केस में पेयर के ऊपर कुछ लायबिलिटी आ जाती है गाइस, उसको कुछ पेनल्टी पे करनी पड़ती है तो उसे गवर्नमेंट को उस पेनल्टी को पे करना पड़ेगा गाइस। पेनल्टी को डिस्कस करते हैं गाइस। अगर इस पेयर ने टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया, उसे कोई पेमेंट पे टीडीएस डिडक्ट करना था उसने डिडक्ट नहीं किया तो उसे 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा इसमें। और वो कब से देना पड़ेगा मींस जिस दिन फॉर एग्जांपल उसे अप्रैल में कोई टीडीएस डिडक्ट करना था उसने वो डिडक्ट नहीं किया, उसे जाके उसने जून में डिडक्ट किया तो मींस जिस दिन से उसे टीडीएस डिडक्ट करना था और जिस दिन उसने एक्चुअली जाके किया उस दिन तक का वो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दूसरी जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है गाइस, फॉर एग्जांपल उसने टीडीएस डिडक्ट तो कर लिया पर वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं करा है तो उस केस में क्योंकि ये ह्यूज पेनल्टी हो गई गाइस, क्योंकि यहाँ पे पेयर के एंड पे बहुत ही बड़ी डिफॉल्ट उसने डिडक्ट कर दिया और वो अमाउंट गवर्नमेंट जमा नहीं करा रहा है तो उसको 1.5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा गाइस। तो वो कब से स्टार्ट होगा गाइस ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, जिस दिन उसने डिडक्ट किया। फॉर एग्जांपल 15 अप्रैल को उसने डिडक्ट कर लिया और उसको जाके जमा करा रहा है जून में तो उसको अप्रैल से लेके जून तक के पूरा 3 महीने का इंटरेस्ट उसे पे करना पड़ेगा गाइस। यहाँ पे पार्ट ऑफ द मंथ में 15 दिन के चक्कर में पूरे महीने का ही इंटरेस्ट पे करना पड़ता है गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बड़ी पेनल्टी गवर्नमेंट ने लगाई है कि ताकि ये पेयर कंप्लाई करे, टाइमली उसको जमा कराए, टाइमली डिडक्ट करे गाइस। ये जो फोर्थ पॉइंट है इसमें गाइस, यहाँ पे जो पेयर है वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेगा, उसमें इंडिविजुअल डिडक्ट जिसका उसने टीडीएस डिडक्ट किया उसका पैन नंबर वहां मेंशन करेगा और वो गवर्नमेंट को सबमिट करेगा वो रिटर्न को गाइस। वो क्वार्टरली ही जमा करेगा, इसकी कुछ ड्यू डेट होती है। फॉर एग्जांपल जो 30 जून तक मींस फर्स्ट 3 महीने का जो भी टीडीएस उसने डिडक्ट किया है उसका जो रिटर्न फाइल करेगा वो 31 जुलाई तक उसे फाइल करनी है गाइस। इसी तरह 30 सितंबर तक जो भी 3 महीने है गाइस उसकी रिटर्न उसके 31 अक्टूबर तक फाइल करनी है। 31 दिसंबर 2023 तक का जो क्वार्टर है उसकी 31 जनवरी तक फाइल करनी है और 31 मार्च 2024 तक का जो क्वार्टर है उसका 31 मई 2024 तक उसे रिटर्न फाइल करनी है गाइस। ये जो रिटर्न फाइल करेगा गाइस उसमें इंडिविजुअल जिसका भी टैक्स डिडक्ट किया उसका पैन नंबर वहां मेंशन करेगा ताकि फ्यूचर में जो भी जिसका टीडीएस डिडक्ट हो उसको उसकी जो फॉर एग्जांपल आईटीआर फाइल कर रहा है सैलरी केस में तो वहां पे उसको जो भी टीडीएस डिडक्ट किया वो वहां पे शो कर देगा गाइस। गाइस अगर उसने जो भी पेयर है उसने जो टीडीएस डिडक्ट किया उसके अगेंस्ट रिटर्न फाइल नहीं किया तो उस केस में भी उसके पास पेनल्टी एप्लीकेबल होती है गाइस और कुछ फीस भी एप्लीकेबल होती है जो उसे गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती है। अगर उसने जो फीस क्या होगा जितना वो फॉर एग्जांपल उसे 31 जुलाई के तक रिटर्न सबमिट करनी थी उसने सबमिट नहीं की तो जितना डिले होगा तो उसके लिए 200 रुपीज पर डे के हिसाब से फीस पे करनी पड़ेगी गाइस, मैक्सिमम अप टू जितने टीडीएस। के अलावा गाइस यहाँ पे एक पेनल्टी भी लेवी की गई जो मिनिमम 10,000
रुपए तक है और मैक्सिमम वो 1 लाख तक एक्सटेंड हो सकती है गाइस। चाहे वो आपने रिटर्न फाइल नहीं की उस केस में लगेगी, या फिर आपने इनकरेक्ट डिटेल मींस आपने पैन नंबर गलत डाल दिया, किसी का डायरेक्ट करना था मतलब किसी का पैन नंबर इनकरेक्ट डाल दिया जिसकी वजह से क्या रेसिपिएंट को उसका क्रेडिट नहीं मिल पाया, तो उस केस में भी जो पेयर है उसको ये पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने पेनल्टी लगाई है पेयर के ऊपर गाइस। अब बात कर लेते हैं गाइस टीडीएस रिटर्न के कितने तरह के फॉर्म होते हैं, कौन कौन से फॉर्म थे जिसमें जो पेयर है उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तो उसे जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी तो उसके ये 6 फॉर्म स्पेसिफाई किए गए। 24Q जो होता है गाइस सैलरी एम्प्लॉयज की जो रिटर्न फाइल करते हैं उसके लिए फाइल किया जाता है। जो अगर ये एम्प्लॉयर है तो उसे 24Q में वो जितने भी एम्प्लॉयज का टीडीएस डिडक्ट किया उसकी रिटर्न फाइल करेगा 24Q फॉर्म में गाइस। अगर ये नॉन एम्प्लॉयर फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने डिविडेंड पे किया है और उसका टीडीएस डिडक्ट किया या इंटरेस्ट का पेमेंट किया किसी बैंक ने, तो वो क्या करेगा 26Q फॉर्म का यूज करेगा। ये मींस ये क्या ऑल पेमेंट एक्सेप्ट सैलरी, मींस सैलरी के केस में 24Q, अदर देन सैलरी के लिए 26Q होता है गाइस। इसी तरह कोई फॉरेन नॉन रेजिडेंट को कोई पेमेंट करे या फॉरेन कंपनीज को कोई पेमेंट करे तो उसके लिए 27Q की में रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। इसी तरह इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई टीडीएस डिडक्ट किया तो 26Q में रिटर्न फाइल करनी पड़ती है गाइस। इसी तरह अगर आपने रेंट पे टीडीएस डिडक्ट किया, क्योंकि गाइस रेंट के केस में क्या होता है जो टेनेंट होता है उसको वैसे कोई रिटर्न फाइल नहीं करनी होती, उसने जो चालान जो जमा करा है जिससे टीडीएस वही उसकी रिटर्न मानी जाती है, तो वो क्या 26QC में होता है गाइस। इसी तरह अगर आपको कोई टीसीएस काटा गया है, टीसीएस के केस में आपको 27EQ में रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तो ये 6 फॉर्म स्पेसिफाई किए गए हैं। इंडिविजुअल जिस तरह की जिस नेचर का आपने टीडीएस किया उसी के हिसाब से आपको रिटर्न फाइल करनी होती है गाइस। गाइस अब बात करते हैं टीडीएस सर्टिफिकेट कब इशू होता है, मींस जब यहाँ पे रिटर्न फाइल हो जाती है उसके बाद सैलरीड एम्प्लॉय को फॉर्म 16 इशू होता है, नॉन सैलरी एम्प्लॉय को मींस इंटरेस्ट के केस में 16A इशू करता है, बैंक आपको इशू कर देता है, या फिर कंपनीज आपका डिविडेंड डिडक्ट किया डिविडेंड पे जो भी टैक्स डिडक्ट किया उस केस में 26Q इशू कर देते हैं। तो उसकी क्या क्या ड्यू डेट्स होती है गाइस। जो भी पेयर होता है वो रेसिपिएंट को एक टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करेगा जिसमें उसकी डिटेल होगी उसने कितना टीडीएस काटा है, किस पेमेंट में टीडीएस काटा है गाइस, वो पूरी समरी होती है जो रेसिपिएंट को उसके 26AS में शो होती है और उसकी AIS में शो हो जाती है गाइस। तो ये क्या था इशू कब करेगा गाइस, उसके कुछ टाइम नहीं होते। फॉर्म 16 जो होता है वो एनुअली इशू होता है गाइस, क्योंकि सैलरी एम्प्लॉयज के लिए पूरी साल में वो जमा कराएगा और उसके बाद उसका एनुअली उसका टीडीएस सर्टिफिकेट इशू कर देगा, जिसकी ड्यू डेट क्या होती है ऑन और बिफोर 15 जून, मींस उस साल फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च 2024 तक की जो भी टीडीएस डिडक्ट करेगा उसका 15 जून तक उसको फॉर्म 16 इशू करना पड़ेगा गाइस। इसी तरह अदर देन सैलरी फॉर एग्जाम्पल अगर बैंक में आपने एफडी करा रखी है तो उस केस में बैंक अगर आपका टीडीएस डिडक्ट करता है तो वो आपको क्वार्टरली फॉर्म 16 इशू करेगा गाइस। आप मांग सकते हैं बैंक से जाके कि आपका जो भी टीडीएस है उसके अगेंस्ट फॉर्म 16A आपको इशू किया जाएगा गाइस। तो ये क्या आपको 15th ऑफ फ्रॉम द ड्यू डेट, मतलब जिस दिन उसने रिटर्न फाइल की उसके अगले 15 दिन में उसको इशू करना पड़ता है गाइस। इसी तरह 16B फॉर्म होता है, वो क्या होता है जो रेंट पे टीडीएस डिडक्ट करता है उस केस में इशू किया जाता है। इसे IB होता है गाइस, ये भी जहाँ पे 26QB वाली या QC वाली रिटर्न फाइल होती है गाइस उस केस में 194 IB का टीडीएस फॉर्म आपको इशू किया जाता है 16C के अंदर। इसी तरह 27D TCS के केस में आपको इशू किया जाता है गाइस। सो गाइस आज की वीडियो हम टीडीएस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि टीडीएस किस रेट से काटना चाहिए, किस सेक्शन के अंदर कितना टीडीएस काटना चाहिए, तो उसको डिटेल में समझेंगे। और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि रिटर्न कैसे फाइल करनी चाहिए। गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।